मैं रमेश चंद्र वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर डी गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम ललित कलाओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ललित कलाओं के वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक क्रोचे ने तो यहाँ तक कहा है कि कलाओं में श्रेणी विभाजन तो किया जा सकता है, परंतु वर्गीकरण नहीं, क्योंकि एक कला को दूसरी कला से पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी प्राचीन काल से लेकर अब तक ललित कलाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, वह निम्न प्रकार से है। प्राचीन भारत में कलाओं को सर्वप्रथम वर्गीकरण वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र में मिलता है। उसने कलाओं की संख्या 64 मानी है, जिसमें गीत, वाद्य, नृत्य, चित्र के साथ साथ माला गूंथना, शैया सजाना आदि विभिन्न कार्यों को कलाओं की श्रेणी में माना है। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि कुशलता से किए गए समस्त कार्य कलाओं की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए भारत में 64 कलाओं का प्रचलन माना गया। तत्पश्चात भरत मुनि ने कला और शिल्प में भेद कर कलाओं का नया विभाजन किया और कहा कि नाट्य कला प्रधान कला है और अन्य कलाएं तथा शिल्प गौण रूप में नाट्य के सहायक हैं। इस प्रकार उच्चतर एवं निम्नतर कला के आधार पर विभाजन सामने आया। भरत मुनि ने कला और शिल्प में भेद करके ये कहा कि नाट्य कला प्रधान कला है, क्योंकि नाटक में सभी कलाओं का समावेश हो सकता है, जैसे चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य इत्यादि सभी कलाएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। इसलिए नाट्य कला को उन्होंने श्रेष्ठ कला माना तथा शेष कलाओं को शिल्प के रूप में वर्गीकृत किया। इसी क्रम में माध्यम के आधार पर शुक्राचार्य ने कलाओं का वर्गीकरण किया तथा उन्होंने काव्य एवं विद्या को वाणी आधारित मानकर एक वर्ग में रखा, तो अन्य कलाओं को अन्य माध्यमों पर आश्रित मान अलग वर्ग में रखा गया। यानी कलाओं के दो भेद किए गए, जो वाणी आधारित थी या दूसरी अन्य कलाओं पर, अन्य विधाओं पर आधारित। तत्पश्चात उपयोगी और सौंदर्य के आधार पर, उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर महर्षि पाणिनि ने इन्हें चारु व कारू कला के रूप में रेखांकित किया। चारु कला जिसका संबंध हमारी सौंदर्यात्मक अभिलाषा के साथ आनंद की अनुभूति से है, वहीं कारू कला या उपयोगी कला को हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित माना। यानी जिन कलाओं का उद्देश्य विशुद्ध सौंदर्यात्मक आनंद है, वह कलाएं कारू कला, या जिनसे हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह उपयोगी कला। इस प्रकार ललित कला एवं उपयोगी कला का विभाजन सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। वहीं पाश्चात्य कला विचारकों ने भी कलाओं के विभाजन किए, जो इस प्रकार है। इसका आरंभ यूनान से हुआ, जहां पर अनुकृति के आधार पर कला को दो भागों में बांटा गया, अनुकृति मूलक कला और दूसरा अनुकृति विहीन कला। अनुकृति मूलक कलाओं में काव्य, नाटक, नृत्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति को रखा गया। वही अनुकृति विहीन कलाओं के अंतर्गत भवन निर्माण एवं अन्य कलाओं को रखा गया। इसके बाद इंद्रियों के आधार पर विभाजन प्रचलित हुआ। इसके अनुसार यह 3 वर्गों में विभाजित किया गया। दृश्य कलाएं यानी विजुअल आर्ट, श्रव्य कलाएं यानी ऑडिटरी आर्ट, तीसरा श्रव्य दृश्य कलाएं ऑडियो विजुअल आर्ट, यानी जो केवल देखी जाती हैं आंखों के द्वारा, वह दृश्य कलाएं। इसके अंतर्गत चित्र एवं मूर्ति को रखा गया। द्वितीय में, जो कि श्रव्य यानी सुनने के से कान से संबंधित हैं, उसमें काव्य एवं संगीत को
रखा गया तथा तृतीय में, जिसमें ऑडियो विजुअल यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इन दोनों का चीज़ों का उपयोग किया जाता है, वह कलाएं, उनमें नाटक एवं नृत्य को रखा गया। तो इस प्रकार से कलाओं का मोटा मोटा विभाजन हमारे सामने आया। इसके बाद माध्यम की स्थूलता एवं सूक्ष्मता के आधार पर विभाजन रखा गया, जो प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल ने दिया। माध्यम की स्थूलता एवं सूक्ष्मता से आधारित ये है कि कौन सा माध्यम ज़्यादा सूक्ष्म है और कौन सा माध्यम ज़्यादा स्थूल है। इसके अनुसार प्रतीकात्मक इसमें वास्तुकला को माना गया। आप सबने देखा होगा कि हमारे भवन जिनमें हम रहते हैं या बहुत सारे महल या किले हैं, वो बहुत बड़े विस्तृत आकार में होते हैं, तो उनका प्रतीकात्मक उपयोग हमारे सामने नजर आता है। इसलिए वास्तुकला प्रतीकात्मक विवरण में रखी गई। दूसरा, शास्त्रीय जो माध्यम है, इसमें मूर्ति कला को रखा गया। मूर्ति कला का निर्माण करने हेतु शास्त्रीय नियमों की पालना की जाती है, यानी कि किसी भी स्त्री, पुरुष या अन्य जानवर जीवों की आकृतियों को बनाने के लिए उसके निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही उन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, यानी वह शाश्वत नियम है, जिसके कारण ही वह मूर्ति हमें सही एवं अनुपात में दिखाई देती है। इसलिए उसे शास्त्रीय माध्यम माना गया और इसमें मूर्ति कला को सम्मिलित किया गया। तीसरा जो माध्यम की है वह स्वच्छंद था। ये सबसे सूक्ष्मतम माध्यम माना गया, जिसमें चित्रकला, संगीत तथा काव्य को रखा गया। चित्रकला का माध्यम इतना सूक्ष्म है कि एक किसी भी कागज पर हम पूरे, अगर मान लीजिए हम एक गोला खींच देते हैं, तो उसको हम यह भी कह सकते हैं कि एक मात्र गोला है। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह मात्र एक सूर्य की आकृति है, और इस गोले को हम ब्रह्मांड का रूप भी बना सकते हैं। यानी चित्रकला में उस सतह पर असीमित संभावनाएं होती हैं, जिसमें हम सभी चीज़ों का चित्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार संगीत तथा काव्य के, संगीत के अंतर्गत जो सरगम है, सरगम के द्वारा हम बहुत से सूक्ष्मतर भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं या हम व्यक्त करते हैं। इसलिए संगीत कला भी सूक्ष्म कला मानी गई है। और उसी क्रम में काव्य कला, क्योंकि काव्य जो शब्द हैं उसके दो अर्थ होते हैं, अभिधा और लक्षणा। यानी वो जो दिखाई देता है वह उस शब्द का अर्थ है, लेकिन वह किस भाव को व्यक्त कर रहा है, इसको वह लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। इसलिए काव्य भी स्वच्छंद कलाओं के अंतर्गत माना गया। इस प्रकार से माध्यम की स्थूलता एवं सूक्ष्मता के आधार पर हमने 3 वर्गीकरण देखे। पहला प्रतीकात्मकता, दूसरा शास्त्रीय एवं तीसरा स्वच्छंद। मध्य युग में ईसाई तथा मुस्लिम विचारकों द्वारा अभिव्यंजना शक्ति के आधार पर कलाओं के 2 भेद किए गए। पहला उदार कलाएं और दूसरा यांत्रिक कलाएं। यह वर्गीकरण आगे चलकर बड़ी कलाएं यानी मेजर आर्ट तथा छोटी अथवा उपयोगी कलाओं माइनर और एप्लाइड आर्ट के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान समय में कलाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है और जो हमें दिखाई देता है, पहला है दृश्य कलाएं। दृश्य कलाओं यानी विजुअल आर्ट, यानी जो आंखों के द्वारा हम जिनको देख सकते हैं या उसका आस्वादन ले सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें आता है चित्र, मूर्ति एवं वास्तु। दूसरा है मंचीय कलाएं यानी परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको किसी मंच पर अभिनीत किया जाता है। उसमें आती है नृत्य, संगीत और नाटक। नृत्य, संगीत एवं नाटक को मंच पर परफॉर्म किया जाता है, जहां दर्शक उसके सामने बैठकर उसको सुनता एवं देखता भी है। उसी प्रकार तीसरा वर्गीकरण है हमारा उपयोगी कलाएं, जिसको कहते हैं एप्लाइड आर्ट। विज्ञापन, वस्त्रालंकरण, आंतरिक सज्जा तथा विविध प्रकार के शिल्प
आपने ये देखा होगा कि अखबारों में आने वाले विज्ञापन किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं और हमें उस वस्तु विशेष की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। विज्ञापनों को हमने टीवी एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर भी हमने देखा होगा। तो उन विज्ञापनों के द्वारा संबंधित कंपनी जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, वह हमारे सामने उस वस्तु की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है तथा हमें प्रेरित करती है कि वह वस्तु हम खरीद सकें। इसी प्रकार से वस्त्रालंकरण यानी कपड़ों पर बनाए गए डिज़ाइंस, आप जब भी बाजार में जाते हैं तो आप विभिन्न तरह के वस्त्रों को देखते हैं और अपनी मन के मुताबिक वस्त्रों का चयन करते हैं। तो यानी इस विधि से वह कलाकार बहुत सारे डिज़ाइंस को बनाता है और वह हमारे उपयोग में आती हैं, इसलिए उसको अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत माना गया है। वहीं आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन, जब हम हमारा भवन या मकान बनाते हैं तो उसकी आंतरिक सज्जा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। यह भी उपयोगिता कला के अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग तरह के बनाए गए शिल्प जो हमारे भवन या हमारे खुले स्थान को सुंदर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इन सभी कलाओं को जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, जिनसे हमारा जीवन सौंदर्यमय बनता है, उनको हम उपयोगी कलाएं कहा जाता है। चौथा जो है औद्योगिक कलाएं यानी इंडस्ट्रियल आर्ट, यह यंत्रों से सुंदर कृतियों का निर्माण करना। यानी आज के समय में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से बहुसंख्या में आकृतियों का निर्माण किया जाता है और उनके लिए हम यंत्रों की सहायता लेते हैं। साथ ही इस प्रकार कलाओं का यह 4 वर्गीकरण हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि कोई भी कला छोटी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि रचना प्रक्रिया के आरंभ से मध्य एवं अंत तक में किसी भी समय कृति में कलात्मक सौंदर्य उपस्थित रहता है।